I am reasonably certain it must be a verified figure. So I really would love to see it. 12.5. In the meantime, we have Mr. Pradeep Peshkar with us of the BJP. Pradeep Peshkar साहब नमस्कार. नमस्कार सर, how are you? नमस्कार. जय सिया राम सर, जय सिया राम. कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए पेशकर साहब. हाँ. तो प्रदीप पेशकर साहब, एमएलसी की इलेक्शन एज एक्सपेक्टेड हो गई, मतलब कोई ज्यादा क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. जितने लोग एक्सपेक्टेड थे जीतने के लिए सब जीत के आ गए. हाँ, पूरे जीत के आ गए. 9 से 9 महायुति के. जी. तो टोटल 11 सीटें थी, तो 11 की 11 मतलब हो गई, मतलब जो जिसको जीतना था जीत गया. आई एम वेरी हैप्पी. मैं पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी एट द फैक्ट दैट वी विल सी पंकजा मुंडे इन द विधान परिषद. विधान परिषद में पंकजा जी को देखने को मिलेगा हमको. एंड इवन what is her name, that lady who was the parliament earlier, Mrs. Gowli, I think. Mrs. Gowli, yes. She's also Gowli, now Gowli in the, also, yes. She's also now in the विधान परिषद. भावना गौली, yes. भावना गौली जी भी अब आ गई हैं विधान परिषद में. This is absolutely wonderful, really and truly wonderful. तो सर अब आगे क्या? क्योंकि अभी अगर पार्लियामेंट के रिजल्ट अगर देखे जाएं तो उसके हिसाब से तो जैसा शरद पवार साहब पहले वो 155 से शुरू हुए, उन्होंने कहा कि एमडीए को 155 सीटें आएंगी असेंबली इलेक्शंस में, और अब वो 225 पे पहुंच गए हैं. तो हाउ डू यू सी इट सर? प्रदीप पेशकर साहब बताएं. नहीं, ऐसा है जी. अभी उनको ध्यान देना पड़ेगा उनके पूरे कुनबे पर, क्योंकि अभी देखिए इस विधान परिषद इलेक्शन में हुआ क्या. अजित दादा पवार के पास 42 वोट थे जी. मिले 47 वोट. करेक्ट. तो ये 5 मिले कहां से? जी. तो मिले तो उनके कुनबे से मिले ना. तो उनके लोग इकट्ठा अभी तो नहीं रख पा रहे जो चुन के आए हैं वो, और ऊपर से उनका ये दावा है कि वो हम 225 तक पहुंचेंगे. ऐसा है, एक बार झूठ चलता है, हर बार झूठ चलेगा नहीं. वो माननीय शरद पवार जी को भी अभी पता होगा ही उसका, लेकिन अभी करे तो क्या करे, आदत लग गई तो वो उसी प्रकार से बोलने की कोशिश करेंगे. लेकिन शरद पवार जी अंदर से तो जानते हैं, अपने हाथ से तो बाजी खिसक रही है अभी. लेकिन जितने बच्चे कुचे हैं उनको संभालना पड़ेगा. अभी देखते हैं, विधानसभा 3-4 महीने में है, अभी देखते हैं उनके पास कितने रहते हैं, महायुति के पास कितने आते हैं, एक्चुअली क्या होने वाला है. ये तो बात सच है कि लोकसभा में कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई, लेकिन वो गलती सुधारने के लिए 4-5 महीने हमें काफी है. तो हम उसमें अभी सुधार की गुंजाइश काफी है और सुधार जरूर होगा. हमारा यकीन है कि महायुति की सरकार अभी नेक्स्ट 2024 से 29 तक रहेगी. पेशकर साहब, राहुल गांधी जी का बार बार चार्ज है आप पर कि आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए. दूध, दाल, सब्जी, गैस, टोल टैक्स, हर चीज बढ़ गया है मोदी जी के राज में. आज उन्होंने एक वीडियो निकाला है कि लोग सब्जी लाने गए थे मार्केट में और सिर्फ मिर्ची खरीद कर वापस आए, बिकॉज बाकी सब्जियों को इतना दाम है, सिर्फ मिर्ची ही खरीद पाए. तो क्या आप सचमुच इन्फ्लेशन, प्राइस राइज कंट्रोल नहीं कर पाए? पेशकर साहब, क्या ये इफेक्ट होगा इलेक्शन में? नहीं, फिर वही उसी प्रकार से जवाब है मेरा. एक बार झूठ उनका चल गया मार्केट में, तो वो वही झूठ अभी अलग अलग झूठ रोज बोलते जाएंगे. तो लेकिन जनता तो होशियार है, जनता तो रोज खाती पीती है, जनता रोज खरीदती है. अभी देखो, एक महंगाई एक डायरेक्शन से देखी नहीं जाती है. आप इन्फ्लेशन का रेट पे उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमारा जीडीपी कहाँ जा रहा है वो देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा, लोगों की आय कितनी बड़ी है ये भी देखना पड़ेगा. अभी हमारे पास डेटा है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए. फिर वो बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, गरीब है. तो क्या होता है, प्रैक्टिकली ही डजंट नो द इकोनॉमिक्स. वो सिर्फ हवा में बातें करते, लोगों के क्या इमोशंस को जगाने की बात करते. किसी को भी, आपको मुझे भी अगर बोला गया तो ये बहुत सस्ता हो गया 200 रुपए 300 रुपए से हर चीज, तो मुझे भी अच्छा लगेगा. लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा चलता नहीं है. इकोनॉमिक्स चलाने के लिए पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा. भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब हर चीज में बढ़त है.
लेकिन महंगाई बढ़ रही है ऐसा उसका ये नहीं है। महंगाई किसी किसी चीज में सप्लाई और डिमांड इसका जब मेल बैठता नहीं है तब 2-3 दिन का ये सब्जी में वगैरह ऐसा होता है कभी कभी किस शहर में। तो समझो मुंबई में है तो कोई बारिश के समय में सब्जियां पहुंचती नहीं है मार्केट तक, तो कम डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ना। तो ये बारिश के समय तात्कालिक सीजनल ऐसे होता है और वो कहीं कहीं शहरों में दिखाई देता है, लेकिन ये पूरे भारत में ऐसा चित्र नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी के ऊपर बोलना और इतने देर तक बोलना वो ठीक भी नहीं। जीएसटी, नोटबंदी और अनप्लान्ड कोविड लॉकडाउन जीएसटी, नोटबंदी, आप हंसने लगे। जीएसटी, नोटबंदी, अनप्लान्ड कोविड लॉकडाउन। अनप्लान्ड कहते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी, जयराम रमेश। आपका कोविड लॉकडाउन अनप्लान्ड था। जीएसटी से और नोटबंदी से 54 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो एमएसएमईज और छोटे छोटे उद्योग है। तो आप पे ये इल्जाम है कि यू नॉट बीन एबल टू कंट्रोल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और मेजर 3 डिसीजन मोदी जी ने लिया, पूरे इकोनॉमी शैटर्ड है, यानी इकोनॉमी इज अफेक्टेड। हाउ डू यू सी दिस चार्जेस? ये 3 चीजों पर बार बार कह रहे हैं कि 3 चीजें ने बॉट द इकोनॉमी डाउन। इनकी बात तो सच है, इनकी बात इनके हिसाब से सच है। ऐसे सच है देखिए कि अनप्लान्ड लॉकडाउन लग गया तो कोरोना इनके अगर समय आता तो इनको बता के आता ऐसा उनका दावा होगा, तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते उसको। मोदी जी ने पूरे भारत के लोगों की जिंदगी एक तरफ से बचाई है और सिर्फ भारत के ही नहीं तो दुनिया के अनेक देशों को वैक्सीन देकर पूरा ईश्वर का जैसा काम किया है मोदी जी ने, ऐसा भारत के प्रति लोगों की भावना है। अब देखिए लॉकडाउन के बारे में ये कहेंगे और फिर इमोशंस जगाएंगे, लेकिन एक बात मुझे हंसी आती है कि अनप्लान वो जो आपने बताया डिमोनेटाइजेशन का और जीएसटी का, चोरी करने वालों को जीएसटी कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको जीएसटी अच्छा लगने का सवाल ही नहीं है। इनका तो पूरा काल ही ऐसा गया है। कितने दिन से जीएसटी की मांग हो रही थी बिजनेस ग्रुप से? पिछले 50 साल से हो रही थी, लेकिन ये कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन अरुण जेटली जी और मोदी जी ने और अमित जी ने ये ठानी कि जीएसटी आना है तो आना है, इम्प्लीमेंट किया। पहले दिक्कतें हुई, मैं भी बिजनेस कैटेगरी से आता हूँ, मुझे पता है दिक्कतें हुई 2-3 महीना या पहले 6-7 महीना, लेकिन अभी सेटल हो गया। अभी जीएसटी का कलेक्शन देखो, उसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखो, उसकी वजह से विकास के काम होते हुए देखो, ये सारा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो देखना नहीं है। अभी भी फिर से 2017 उनके दिमाग में है कि अनप्लान ये जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया। जिनको चोरी अभी भी करनी है वो जीएसटी को पसंद नहीं करते, जो प्रामाणिकता से काम करता है उसको जीएसटी जैसा अच्छा कानून नहीं है। तीसरी चीज डिमोनेटाइजेशन की, इनका कैश कहाँ कहाँ छुपाना है ये इनको पता ही नहीं चला। इतनी तकलीफ हुई कि अभी वो बचा हुआ कैश, और वो अभी भी उनका कैश झारखंड में निकलता है। जिनके 300 करोड़ झारखंड के एमएलए के पास, एमपी के पास निकलते हैं, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन बोलना ही छोड़ देना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन की वजह से ब्लैक जो करेंसी थी वो पूरी की पूरी सिस्टम में आ गई। ये क्यों नहीं देखते आप? तो राहुल गांधी जी, अभी ये पुराना हो गया किस्सा, अभी दुनिया अपने भारतीय लोग भी भूल गए उसको और अच्छे पटरी पे अच्छे विकास के काम पर आगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये छोड़ के नया कुछ शिगुफा ढूंढना चाहिए, वो कम से कम लोग सुने तो उनका, ये तो लोग सुनेंगे भी नहीं। प्रदीप पेशकर साहब, आप बोलते हैं पुराना हो गया ये सब, मानता हूं नई चीज सोचनी चाहिए, आई एग्री विद यू। लेकिन जब आप हमेशा जब शुरू करते हैं सीधा पंडित नेहरू से शुरू करते हैं और फिर इमरजेंसी पे आते हैं, अब इमरजेंसी को लगे हुए 50 साल हो गए। जो नई पीढ़ी आई है उसको तो मालूम ही नहीं कि इमरजेंसी थी क्या था क्या नहीं है। वो तो जानना चाहते हैं यार मेरे नीट का क्या होगा, अरे नीट एग्जाम के लिए मैं बैठा हूं उसका क्या होगा, वहां तो पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये आता है कि आप अभी की बात नहीं करते, आप सीधा पंडित नेहरू से शुरू करते हैं। प्रदीप पेशकर साहब बताएं जरा प्लीज। हाँ, दो चीजें इसमें अलग अलग है। जी बोलिए सर। नेहरू जी से
हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी से हम शुरू करते हैं इसलिए जी कि तब से लेके इनकी क्या नीति रही है, संविधान बदलो, संविधान की धज्जियां उड़ाओ और संविधान को मानो नहीं। आप तब से लेके देखिए 370 कलम तो डाल ही दिया था, वो तो अलग बात है, लेकिन आप शाहबानो के केस में देखिए 42वां संशोधन देखिए घटना में, और जो मूलभूत ढांचा है धर्मनिरपेक्ष का वो भी उन्होंने बदल दिया। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में 96 टाइम्स उन्होंने घटना बदली है। हम दुरुस्ती बोलेंगे उसको, लेकिन वो उन्होंने किया है ज्यादा। तो फिर इतना सारा होने के बाद भी हमें बोलना नहीं है, उसे आप बोलेंगे हमारे मतलब मोदी जी को ये घटना बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। किसने बदला है संविधान? सबसे ज्यादा संविधान कांग्रेस ने बदला है। 42वीं दुरुस्ती क्या कहती है? 42वीं जो दुरुस्ती की है उसमें उसका नेचर ऐसा है कि हम कहीं भी किसी भी तरह से सब पर बैन लगा सकते हैं, मीडिया के साथ साथ विरोधियों को भी जेल में डाल सकते हैं, जो इमरजेंसी का किस्सा है। सबसे ज्यादा इमरजेंसी के समय इंदिरा जी ने जो किया, शाहबानो के समय राजीव जी ने किया, वो क्या था? वो संविधान का तोड़ मरोड़ नहीं था क्या? दूसरी चीज, आपने नीट के बारे में पूछ रहे थे कि नए बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए, नए बच्चों को इतिहास भी मालूम होना चाहिए। जो इतिहास से नहीं सीखता वो उसका भविष्य ठीक नहीं कर सकता है। इतिहास से सीख लेके अपने भविष्य आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है, तो इतिहास की सीख काफी जरूरी है। इसलिए हम नेहरू से शुरू करते हैं। ये बात हो गई। सर, आपने एक चीज गलत बोली। कैसे? कांग्रेस ने 96 अमेंडमेंट्स नहीं करी थी। हाँ, ज्यादा की होगी। 98 करी थी। 98। हाँ, ज्यादा करी कम बोले आपने, कम बोले। 98 हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने काफी नीट का जो है उसमें सबसे ज्यादा कानून, अभी ऐसा ही होता है जब भी फ्लॉज सामने आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग उसमें भी कहीं सुराग ढूंढते हैं, तो नए रास्ते बंद करने के लिए कानून का प्रावधान करना जरूरी है। सबसे पहले मोदी जी ने पेपर लीक के मामले में कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद अभी तो वो मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है, अभी का जो नीट का हुआ है वो। तो मुझे लगता है कि इस कानून की वजह से अभी पेपर लीक होने का मामला जो है वो बिल्कुल। आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, प्रदीप मिश्रा साहब, यू आर अ वेरी वेल अवेयर पर्सन, आई नो यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन, योर जनरल नॉलेज एंड योर जनरल अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड इज वेरी हाई। सर, नीट की जरूरत है क्या? आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आई रिमेंबर ड्यूरिंग आवर टाइम when we had just passed out of school, I think we were the first batch of 12th standard, 1979 I passed out of school, I remember. उस वक्त सर दिल्ली में अलग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये सब अलग हुआ करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का अलग था, वर्धा का अलग था, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का अलग था, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज का अलग था, कैलकाटा का जो मेडिकल कॉलेज है उसका अलग वो था। सर, एवरीबडी यूज्ड टू गेट एडजस्टेड, एडजस्टमेंट हो जाती थी। ये जब से सेंट्रलाइज किया, नीट किया, तब से सिर्फ समस्याएं पे समस्या आ रही है। नीट की जरूरत है क्या? आपसे पूछ रहा हूं, ऑन अ पर्सनल लेवल, नॉट एज अ पार्टी स्पोक्समैन, ऑन अ पर्सनल लेवल, डोंट यू थिंक इट विल बी इजियर टू मैनेज मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पर स्टेट? सर, इससे दो फायदे भी है, और अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखूं मैं तो अलग अलग था, अच्छा था। मैं हमारा चलता था, हमारे स्टेट में अलग, उधर अलग, ये सब बातें बराबर है। लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि भारत के किसी भी कोने में से स्टूडेंट आ सकता है हर जगह पर। ये यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन में आ गई। तो मुझे लगता है इसमें दो चीजें अलग अलग है। पर्सनली मैं बोल सकता हूँ कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन जो सीट्स लगती है, मेडिकल की हम बात करेंगे, मेडिकल का मतलब डॉक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी है और बच्चे कितने आ रहे हैं या डॉक्टर कितने निकल के बाहर आ रहे हैं, उसका प्रोपोर्शन नहीं मिलता है आज भी जी। तो उसके लिए पूरे भारत में यूनिफॉर्म एडमिशन की अगर सिस्टम होगी तो मुझे लगता है कि हर जगह से लोग आएंगे पढ़ने के लिए। बच्चा जा सकता है दिल्ली में, लेकिन वो जब पास आउट होगा तो अपने स्टेट में जाके प्रैक्टिस करेगा, अपने स्टेट का भला होगा। होपफुली ऐसा मेरा ओपिनियन है। इसलिए यूनिफॉर्मिटी किया होगा,
जी। और भी कुछ रीजन होंगे, मुझे वो So, ज्यादा so, जानकारी so, नहीं so है। you think NEET should continue? या NEET should continue, according to you. मोदी Yes. It's too, very frankly, in my personal opinion, it's too cumbersome. Every state, because education policy is usually decided by the state, every state should be left हाँ. to its own. आपके जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह वगैरह हैं उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है द स्टेट शुड कंट्रोल, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज दिस इज टू कम्बरसम इन माय ओपिनियन. और सर आप मुझे एक चीज बताइए, आई एम सो सॉरी प्रदीप जी, बोलिए. आई होप यू डोंट माइंड, because this is a subject very close to my heart. I keep meeting young people. I see how they studied, how they, मतलब बेचारों की मतलब हालत खराब हो जाती है. मेरा ये कहना है सर, you will not be able to close leakages. No government can close leakages. Let me tell you this very frankly. आप कुछ भी कर लीजिए, like for example मणिपुर का जो मैटर है, मणिपुर के मैटर के ऊपर कभी हम लोग और डिस्कशन करेंगे. मणिपुर का मैटर जो है वो इतना जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला. आप कुछ भी कर लीजिए, no government can solve it. And I am saying so very openly, this government has done the best possible for any government up till now. ये मैं आपको बता रहा हूं, आज तक कभी भी किसी और सरकार ने 1947 के बाद मणिपुर का जो ड्रग माफिया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई इस सरकार ने करी और किसी सरकार ने नहीं करी है. एंड आई एम विलिंग टू बी चैलेंज, आई एम विलिंग टू चैलेंज एनीबॉडी टू अ डिबेट ऑन दैट, बट दैट्स अ सेपरेट इशू. जैसे मणिपुर का जो जो क्राइसिस है वो जल्दी सॉल्व नहीं होगा, ये नीट का जो मैटर है प्रदीप पेशकर साहब, यू आर अ लॉयर, इट कांट बी डन, इट जस्ट कैनॉट बी डन, इट इज टू बिग, इट इज टू ह्यूज, देयर आर टू मेनी areas where when the paper is released there are too many people who have access to those papers. Sir, it is not possible. That's my opinion. What do you think, Pradeep Peshkar sahab? It is too big. It has to be broken up. इसमें सिस्टम, इसमें काफी सारा टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है. इसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है. काफी सारे एग्जाम्स होते हैं और सही भी होते हैं. ये थोड़ा एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने के मामले में कुछ गड़बड़ी होती होगी, मुझे लगता है ऐसा. तो उसमें ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है या कम है उसके नहीं, लेकिन प्रोसीजर ही ऐसी बनाई जाए कि हर जगह पर वो 3-4 अल्टरनेटिव उसमें रहे और प्रोबेबिलिटी 0 हो उसकी लीक होने की. ऐसे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी. लेकिन सर उसका सिर्फ एक ही तरीका है सर, फिर उसका एक ही तरीका है. जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, हाँ. वैसी एक एजेंसी होनी चाहिए. हाँ. जैसे कि इलेक्शंस होते हैं वैसी एक एजेंसी होनी चाहिए, बट दैट विल कॉस्ट. सर कॉस्ट आपको मालूम है कितनी बढ़ जाएगी? मतलब वेयर विल वी गेट द मनी फ्रॉम, ये बताइए ना. चल एनीवे दैट्स अ लॉन्ग डिस्कशन. प्रदीप जी आपको कांग्रेस अक्यूज कर रहे हैं बिकॉज आज जो कैंपेन चल रहा है कि देखो पेट्रोल डीजल मनमोहन सिंह के वक्त पर हमने किस प्रकार से कंट्रोल किया. जब प्राइस $111 के ऊपर थे बैरल के, तो हम लोग 72 रुपीस पेट्रोल और 55 रुपीस डीजल बेच रहे थे. ओवर द इयर्स कम, जब मोदी जी आए तब भी कम हो गए थे, अब भी आज भी कम है, आज भी कम 23% कम है, यानी $85 पर बैरल है. मगर आप पेशकर साहब, मोदी साहब बेच रहे हो 100 रुपीस प्लस डीजल, 90 रुपीस प्लस पेट्रोल. दैट इज ह्यूज. Even when the prices are 23% down, your diesel price have gone 80% up, petrol prices have gone 40%. मैं जानता हूं आपका नॉलेज इस विषय में बहुत अच्छा है, बट क्या कम कर सकता था, कम कर सकता है और नहीं हो रहा है. दैट इज द कांग्रेस चार्ज. आप नहीं कम कर रहे हो, मोदी लूट रहा है पेट्रोल डीजल के नाम पर. दैट इज देयर चार्ज. इसके नहीं, पेट्रोल के दाम क्यों कम नहीं हो रहे हैं, इसका कारण वो मनमोहन सिंह जी ने देना चाहिए. उनके समय में जो पेट्रोल बॉन्ड करे थे और सब्सिडी बांटी थी, उसका अभी ड्यू पेमेंट हो गया, वो कहां से देंगे. और पेट्रोल बॉन्ड का जो बोझ भारत के हर नागरिक के सर पर रखा था, वो तो कांग्रेस सरकार ने रखा है ना. वो तो फेडने के नौबत हमको आगे कर्जा उन्होंने किया, फेड तो हम रहे हैं उसको. तो ये चीज बार बार बोलने की जरूरत है. पिछली बार भी हमारे डिबेट में ये चीज आई थी. और दूसरी चीज ये है कि जीएसटी में लाने की संभावना अभी बढ़ी है. प्राइम मिनिस्टर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर और जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन जो है हमारे निर्मला सीतारमण मैडम, उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि जल्दी हम तो चाहते हैं कि वो डीजल और पेट्रोल जीएसटी के अंदर आए. तो उसकी वजह से क्या होगा, तो इनपुट क्रेडिट सबको मिलेगा और हम लोग उसमें
कम से कम 20 रुपए का एक कम कीमत पर वो मिलना चालू हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए हर हर स्टेट के सरकार का कंसेंसस चाहिए। तो भाजपा तो कंसेंसस देने के लिए तैयार है, अब देखिए दूसरे लोग देते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी गाड़ी अटकी है, वो भी मुझे लगता है कि अभी कंसेंसस बनेगा और बहुत जल्दी वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो सस्ता होगा। और दूसरी चीज सर, आपने बोलते बोलते ये कहा कि यू आर एडवोकेट, तो थोड़ा करेक्शन, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। अच्छा, yes. Wonderful, और- wonderful. But your knowledge is fantastic. Yes, yes. मानना पड़ेगा। राहुल गांधी जी Thank you, ने sir. आगे कहा, थैंक यू वेरी मच। राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि मोदी जी ये स्लोगन आए थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर आज के तारीख में ये स्लोगन सूट होता है मोदी जी पर, खूब खाओ मुझे भी खिलाओ। बोले कि समृद्ध जीवन जो हाईवे है, महामार्ग, वहां पर 2022 में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। 1.5 साल के अंदर वो मोटरेबल नहीं है, इतना रोड खराब हो गया है, मोड डिटोरिएशन है, बारिश में और डिटोरिएट हो गया। अदल सेतु और बार बार अयोध्या लीक से लेकर हर लीक का जो उन्होंने कैंपेन चला रहा है। तो हाउ डू यू सी दैट? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस प्रकार से रोड, समृद्धि महामार्ग का उनका बात कर रहे हैं कि वेरी वेरी बैडली डैमेज, 1.5 साल में यह हालत हुआ कि इट्स नॉट मोटरेबल एट ऑल। पेशकर साहब, इज करप्शन crept into the system? एक तो ऐसा है, समृद्धि हाईवे पर मैं बिल्कुल 8-10 दिन में एक बार जाता हूँ। ऐसा कंडीशन नहीं है। समृद्धि की वजह से महाराष्ट्र की समृद्धि बढ़ी है। समृद्धि की वजह से मुंबई से नागपुर तक का, मुंबई तक तो शुरू नहीं हुआ, नासिक से हम बात करेंगे, नासिक से शुरू हुआ है, नासिक से नागपुर तक का डिस्टेंस 6 घंटे से कम हो गया है। मतलब 6 घंटा या 6.5 घंटे में हम नागपुर तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब देखिए कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच गई है। तो लेकिन उसमें कहीं खराबी आई होगी, वो तो टेक्निकल चीज है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही है। कॉन्ट्रैक्टर भागकर नहीं जा सकता, कॉन्ट्रैक्टर का रिटेंशन मनी उसमें है। और दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो ठीक करके देने का। कहीं कहीं कुछ गलती हो गई होगी, वो भी छोटी, बारिश का समय है, बारिश के समय में कुछ हुआ होगा, तो उतना है। ये जो आप दिखा रहे हो इसमें, वो कहाँ का है? ये आई थिंक ये अटल सेतु है सर। ये अटल सेतु नहीं है सर। नहीं। ये अटल सेतु का समृद्धि महामार्ग कहाँ पर, किस जगह पे बताइए बेटा? समृद्धि महामार्ग। Yeah, this is the Samriddhi mark, but from where? I need to know where is this footage from that we are showing at the moment. नहीं, I think it's near Nagpur. जी, we will tell you the exact location in a minute. जी बताएं। हाँ। नहीं, ये अगर ऐसा कुछ है तो जी। ये गलत है, लेकिन ये एक्चुअली समृद्धि पर है क्या, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि अटल सेतु के बारे में एक फेक नैरेटिव उन्होंने दे दिया, वो बड़े बड़े पोस्ट सोशल मीडिया पे चलते गए। वो जो कनेक्टिंग रोड रहता है, उसकी जो मिट्टी है वो खिसक गई, मिट्टी खिसकने की वजह से वो उसका रोड खिसक गया और वो कॉर्नर में। तो इस प्रकार के तो होते रहते हैं ये चीजें, उसके कोई एक्सीडेंट का धोखा नहीं था। लेकिन उसमें सारा ये कि पूरा अटल सेतु ऐसा हो गया, फिर अटल सेतु पे प्रवास करना ठीक नहीं है, इस प्रकार से कहने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि इससे ऐसे अगर काम में हमारा कॉन्ट्रैक्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में किया हुआ, तो इसका जिम्मेदारी पूरा कॉन्ट्रैक्टर पे फिक्स है और वो रिपेयर भी होगा। जो भी चीजें बनानी है उसमें अगर कुछ 0.1% अगर कहीं पे गलती होती है तो वो सुधार करने की कोशिश करते हैं और कुछ सुधार होता भी है। उसमें हाय हल्ला करने की जरूरत क्या है? पहले तो रोड ही नहीं थे, अभी रोड बनाया तो बोले वो उसको दरार क्यों पड़ गई? दरार पड़ गई वो टेक्निकल चीज है, उसमें सुधार किया जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है? इट्स नॉट करप्शन। आप कह रहे हैं दिस नॉट करप्शन? नहीं, ये देखिए, करप्शन अगर उनको लगता है तो उन्होंने सीधा दिखाना चाहिए, उन्होंने केस करना चाहिए। इंडियन कोर्ट्स आर ओपन फॉर देम। और दूसरी बात है, उनके लिए तो कोर्ट रात में 3 बजे भी खुलता है। तो उनको क्या है कि कोर्ट में जाना चाहिए, जहां जाए वहां पे दरखास्त करिए, बिल्कुल हो सकता है। वो उसके लिए नहीं जाएंगे, वो हिसाब के लिए जाएंगे, इसके लिए नहीं जाएंगे कोर्ट में। तो ये बात है, उनको अलग अलग चीजों पे डाइवर्ट करना है। सच में सोल्यूशन, अगर गलती है, किसी ने पैसा खाया है तो सामने लाओ और उसका इंक्वायरी जो है वो होगी जरूर, सबके पास ईडी जा सकती लेकिन है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बता देता हूँ
कि बीएमसी के जो बैंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बीएमसी के जो बैंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हाँ, वो यहीं पर जहाँ पर हम लोग इस वक्त हैं वहाँ पे एमएमआरडीए में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देयर हैज़ टू बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बैन किया है तो दैट कॉन्ट्रैक्टर शुड बी बैंड बाय एवरीबडी ना सर। ये क्या है कि एक बैंड कॉन्ट्रैक्टर बीएमसी का वो एमएमआरडी के लिए काम कर रहा है, सारे पुल वही बना रहा है, ब्रिजेस वही बना रहा है, लेकिन बीएमसी में बैंड है, ये क्या है सर? मुझे 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 आपने जो कहा उससे उससे एकदम बढ़िया आइडिया आ गया जी। मैं इस प्रकार से पॉलिसी मैटर में ही काम करता हूँ जी। एक कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का भी एक जैसा हमारा क्रेडिट स्कोर होता है ना जी। वैसा उनका परफॉर्मेंस स्कोर होना चाहिए जी। स्कोर होना चाहिए। अगर इससे परफॉर्मेंस स्कोर कम है किसी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट नहीं होना चाहिए। आई विल गिव दिस सजेशन टू ऑल डिपार्टमेंट्स सर। We'll be grateful. But Peshkar We साहब, shall be no, grateful because what is happening is in BKC area of MMRDA we see the board of only one contractor everywhere, and that guy is banned by the BMC. I mean, what is going और on? पेशकर साहब, जो गडकरी साहब ने मोटर व्हीकल एक्ट पे संशोधन लाके जो फाइन्स है वो इतना बढ़ा दिया टू एक्ट एज ए डेटरेंट होगा कि आप हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे, 2000 रुपए कौन भरेगा, ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, 2000 रुपए कौन भरेगा। इट इज अ गुड जॉब, बट व्हाई नॉट टू द रोड कॉन्ट्रैक्टर्स? इनको भी एक से ऐसे डिटरेंट करके पनिशमेंट कानून ले आइए ना कि जो रोड खराब करते हैं। बिकॉज आज पूरे देश में ये हालत है कि रोड बह जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। आप यहां पर क्यों नहीं कर रहे? आम आदमी को जो इफेक्ट होते हैं आप करते हो कि नहीं एक्ट एज अ डिटरेंट, बट व्हाई नॉट विद द बिल्डर्स, व्हाई कॉन्ट्रैक्टर्स, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स? पेशकर साहब, नहीं नहीं उनको भी है परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वो होता ही है, लेकिन सर ने जो सजेशन दिया वो सही में अच्छा है। अभी होता है क्या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि परफॉर्मेंस स्कोर उनका हर जगह पर देखना चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जब देते हैं तब एक्सपीरियंस देखते हैं ना आप, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं देखते। तो परफॉर्मेंस पे बेसिस पे होना चाहिए, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ और इसका सजेशन जरूर देंगे। सुधार की आवश्यकता है। Fantastic. Fantastic. Absolutely fantastic. तो I hope it happens. ऐसा है, मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर का नहीं हूँ, और बीएमसी का तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो बीएमसी का हालत ऐसा क्यों है बीएमसी का हालत ऐसा क्यों है वो आप किसी उबाटा के प्रवक्ता को पूछ लीजिए। पेशकर साहब, दूसरा है कि आपने संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का वादा किया है। मोदी, अमित शाह जी, पूरे बीजेपी ने कहा कि यस 25 जून संविधान हत्या दिवस, मगर कांग्रेस कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस हम लोग डिक्लेयर करेंगे। मोदी मुक्ति दिवस, मोदी साहब को मेजॉरिटी से कम मिला, मोदी जी को मुक्ति, यानी मोदी मुक्ति दिवस। आपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उस चीज को हिलाकर रख दिया। एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आप 10 साल से लागू कर दिए हो, लोगों को उठा के डाल रहे जेल में। केजरीवाल जी अभी तक नहीं बाहर निकले नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है मोदी जी के लिए। जयराम रमेश का कहना डेमोक्रेसी नहीं है मोदी जी के लिए, डेमो कुर्सी है, कुर्सी, डेमो कुर्सी है मोदी जी के हिसाब से। यह आरोप है आप पे। नहीं, ऐसा है, आप तो मीडिया से हैं और एक्सपीरियंस भी है। आपको ही इमरजेंसी के समय क्या किया था मीडिया के बारे में ये आप ही जानते हैं। मेरे से ज्यादा इसका डिटेल जवाब आप दे सकते हो। विरोधी पार्टियों को तो ठीक है किया है, लेकिन मीडिया जो बेसिक हमारा चौथा स्तंभ हम हमेशा कहते हैं, वो उसको भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया था, उनको भी बंद किया था, एक रात में किया था। तो क्या संविधान बचाया था इन्होंने? तो संविधान की बात ये ना करे तो अच्छा है। और केजरीवाल जी की और इसकी बात करेंगे आप तो वो जेल जाने लायक ही है। बोला क्या था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और ये तो केजरीवाल विद करप्शन आ गए। तो ये सारा उन्होंने बोलना चाहिए। अब दूसरी चीज है, हमने क्या किया, उठा के जेल में नहीं डाला, उठा के उनके ऊपर केस किया, और केस करने के लिए ईडी ने या सीबीआई ने जो भी किया तो कोर्ट ने उनको जेल में डाला है, हमने थोड़ी डाला है। तो उनको सर जैसे ही उनको बेल देखना मिली पड़ेगा। एक केस में, सीबीआई पहुंच गई दूसरे केस में अरेस्ट करने के लिए, सेम केस हाँ, में। फिर सीबीआई तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है Same ना। मैं तो matter। बहुत बार हाँ, कहता हूँ सर, चलिए, मैं तो I बहुत बार कहता हूँ कि मोदी जी और कांग्रेस में ये फर्क है। कांग्रेस के जमाने में सीबीआई और ईडी को रोकने वाले लोग थे, आज सीबीआई और ईडी को खुली छूट दे रखी है
कि जो कानून में लिखा है उसी प्रकार से करना है, कोई आपको रोकेगा नहीं। In any तो event, ये Mr. transparency Kejriwal का has got उत्तम bail उदाहरण है। from the Supreme Court today. आज सुप्रीम कोर्ट हाँ। ने उनको एक केस में, ईडी के केस में बेल दे दी है, सीबीआई के केस में अभी बेल नहीं मिली है। उम्मीद यही कर रहे हैं लोग कि उनको उसमें भी मिल जाएगी, तो नहीं, really will get its वो chief तो minister उनके back. पास नहीं, ऐसा है कि उन्होंने जल्दी से जल्दी उनको कबूलना चाहिए जो कुछ किया है वो, और जो भी शिक्षा होगी वो भुगत कर बाहर आए और फिर से एक बार वो कहते हैं राजनीति कुछ में किया ही नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ वो कहते हैं आप लोगों ने भ्रष्टाचार के करवाया। खिलाफ, हाँ? सर वो कहते हैं आप लोगों ने करवाया। सब ऐसा है, सब लोग ऐसा ही कहते हैं। जो गलती जी। करता है, चोर बोलता है कभी कि मैंने चोरी की है, वो तो सिद्ध करना पड़ता है कोर्ट में, और वो जी। सिद्ध हो रहा है। इसी वजह से PMLA तो कोर्ट बेल में मिल उल्टा रही होता है, एक सर। पे से दूसरे का। सर पीएमएलए कोर्ट में उल्टा होता है, आदमी को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं शरीफ आदमी हूं, कि मैं ईमानदार हूं, कि मैंने ये नहीं किया है, which is why everybody has become very lazy. That is a subject of another discussion. The PMLA section 45 especially of the ED has made all the officers very, very lazy. They are not doing proper investigation, they are not providing proper documents in the court, they are not doing what they used to do earlier in crime and detection when they had to prove their case, because now the accused has to prove his innocence. That is the problem. So as a result of which everybody has become very lazy. आराम से बैठ जाओ, जेल में डाल दो. So that's I am really telling you that's a major crisis which is happening right now. हर जगह पर PMLA, हर जगह PMLA. सर आप बताइए, प्लीज कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज गो अहेड. अगर वो इतने ईमानदार है तो ईमानदारी सिद्ध करने के लिए तो ज्यादा कुछ लगता नहीं है। सब ट्रांसपेरेंट रखो, कोई चीज नहीं है उसमें ईमानदारी छिपाने की, भ्रष्टाचार छिपाने का उनको आदत लगी है। उसमें से वे आउट वो ढूंढते ढूंढते निकलते हैं, तो इसलिए वो अटक गए, एक में से निकले दूसरे में अटको। ये बात सही है, आपने तो इंटरप्रिटेशन बताया लॉ का, लेकिन मैं अगर ईमानदार हूं तो मुझे पता है ना क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसी प्रकार से उन्होंने जो किया होगा वो बताइए, वो गलत होगा तो जेल जाएंगे और सही होगा तो बाहर आएंगे। इतनी सिंपल चीज है, वो छुपा क्यों रहे हैं? दुरुस्त बात। इतने सारे मंत्री अंदर क्यों जा रहे हैं? पहले दिन बता देते ईमानदारी से कि हाँ भाई ये हमने किया है, गलत है, अंदर जाओ, बाहर नहीं तो बाहर आओ, दो ही चीजें हैं। तो ये कानून की इंटरप्रिटेशन अलग बात है, लेकिन मुझे तो लेमैन की जैसा ऐसा समझता है, भाई सच कर्म करो, अच्छा कर्म करो, कोई आपको कोर्ट में नहीं खींचता है, कोई आपको जेल में नहीं चलते डालता। चलते प्रदीप पेशकर साहब, टू कम बैक टू द बीजेपी एंड टू कम बैक टू द एजेंडा ऑफ द बीजेपी, ये सवाल मैं हर एक से पूछता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेरे मित्र हैं, हर एक से पूछता हूँ। वैसे बाय द वे प्रदीप जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, ये भी आपको बता दूं मैं। प्रदीप नंबियार साहब बीजेपी के कैंडिडेट रह चुके हैं सर। प्रदीप आप उनके बारे में बोल रहे हैं, वो भी मैं प्रदीप नंबियार जी की बात कर रहा हूँ। नंबियार साहब भी हाँ। चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी से सर, सिर्फ 96 वोटों से 91 वोटों से हारे थे, यहीं अपने कलीना से। तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सेट एजेंडा है, वो जो भारतीय जनसंघ के वक्त से चल रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से आज तक चल रहा है। क्या वो एजेंडा अब भी लागू रहेगा? जैसे देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जैसे कृष्ण जन्मस्थान है, जैसे काशी विश्वनाथ है। क्या ये सारे मंदिर जो हैं इनका पुनर्वसन और पुनर्निर्माण दोबारा होगा या नहीं होगा, या वो प्रायोरिटी पे अभी हैं या नहीं है? पूछ रहा हूं सर आपसे। नहीं, ये तो सिर्फ बीजेपी ने लेने की बात नहीं है जी। आप सनातन धर्म के उत्थान की बात कही है, आपने हमारे जो धार्मिक संस्थान है उसके संरक्षण की बात कही है। वो तो सारे हिंदू समाज में दिखा दिया, अयोध्या में जो करना था वो कर दिया, और उसके लिए सरकार ने जो वातावरण निर्माण करना था वो कर दिया। आप जो लोग कहते हैं कि अयोध्या का मंदिर बीजेपी ने बनवाया, ऐसा नहीं है, वो हिंदू समाज ने बनवाया। मैं बीजेपी का स्पोक्सपर्सन होते के बोलता हूँ, बीजेपी ने नहीं, बीजेपी ने सिर्फ इतना किया कि जो सच है उसके लिए पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। हिंदू समाज का जो उत्थान था, हिंदू समाज का जो वहां पर आक्रोश था, उसको शांत करने के लिए जो सरकार कर सकती है वो किया है। और दूसरी चीज है, अभी आपने कहा कि दूसरे 3-4 स्थान अभी बाकी है, तो वो जरूर होंगे। अभी 29 तक, तो बीच में आपने एक बार बोला, अभी वो उसका सवाल का जवाब रह गया, मोदी जी मुक्ति दिवस,
तो अभी नींद में है क्या कांग्रेस वाले? मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए भाई, आप कहां पर हो? 4 जून को मुक्ति दिवस बना रहे, अभी 29 के बाद सोचो 29 में आपको कितना मिलेगा। आप 99 के आगे चले लगे, 100 तक भी नहीं जा सके और आप मतलब हारने की खुशी मना रहे हो। तो मोदी मुक्ति दिवस नहीं, मोदी सशक्तिकरण दिवस हो गया वो तो मोदी सशक्तिकरण दिवस है वो। तो मुझे लगता है कि और भी सरकार जो चाहे उस मंदिर के लिए करने वाली है। हिंदू समाज का जो मन है, जो संवेदना है, उसको जतन करने का काम मोदी सरकार जरूर करेगी। राइट, थैंक यू सो मच सर। प्रदीप विष्कर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ। Well, the only thing is over here that, in terms of the oil bonds, etc., that's a very complicated issue. Yes, yes. And it will become even more complicated if we start discussing it. Then it becomes very, very technical. When will the oil bonds become due? जैसे oil bond जो है सर वो 2021 में ड्यू हो गया था, उसके 10,000 करोड़ थे, वो दे दिए, 10,000 crores is nothing. Next it will become due in 2027 and there you'll have to pay 13,000 crores. अब उसमें क्या है सर, मतलब मेरा ये कहना है कि वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया है, दिवे गौड़ा साहब ने भी किया, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो किया ही। देयर हैज टू बी सम सब्सिडी व्हिच हैज टू बी गिवन टू द पीपल, सो सी टू इट। So you also do it, Mr. Bori, आप भी करो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज दे वोंट डू इट, बिकॉज दे डोंट हैव द मनी। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये जो पेट्रोल और डीजल का जो पैसा आ रहा है, दैट इज व्हाट इज फाइनेंसिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी वेयर एल्स विल यू फाइंड द मनी फ्रॉम? दैट्स इट। और जैसा किशोर तिवारी साहब न जाने कितनी मर्तबा यहाँ पे बोल चुके हैं, आपकी जो प्रायोरिटी है वो टोटल अर्बनाइजेशन पर है। आप गांधीवादी, हम लोग प्रदीप जी सिर्फ गांधी जी की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी सेड राइट फ्रॉम डे वन, यू हैव टू यूज द विलेज एज ए यूनिट। एक गांव को एज ए यूनिट आप इस्तेमाल करें, उसकी अगर आप डेवलपमेंट करेंगे, उसका अगर आप विकास करेंगे, पूरे देश का विकास हो जाएगा। बट द विलेजेस आर ऑलवेज फॉरगॉटन अनलेस देयर आर इलेक्शंस। Let's go across to Kishore Tiwari Sahab and ask him.